उस रात जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मशहूर टाइटैनिक जहाज पर दूरबीन नहीं थी। लुकआउट अंधे, असहाय और बर्बाद हो चुके थे और जहाज डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, है ना? खैर, यह आधी अधूरी सच्चाइयों, अफवाहों और नाटकीय कहानियों के उस पूरे महासागर के कई मिथकों में से सिर्फ एक है, जिसमें टाइटैनिक आज भी तैर रहा है। जहाज पर दूरबीन मौजूद थी। असली समस्या उन तक पहुंच की थी। दूरबीन क्रो नेस्ट, जहां से निगरानी की जाती है, में एक कैबिनेट में बंद थी, लेकिन उसकी चाबी खो गई थी। डेविड ब्लेयर नाम का एक क्रू मेंबर, जिसे टाइटैनिक पर होना था, उसे आखिरी मिनट में दूसरे जहाज पर भेज दिया गया। वह चाबी वहीं छोड़ना भूल गया। सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाली चाबी सचमुच उसके पास उसकी जेब में थी, जो टाइटैनिक के डूबने के समय उससे बहुत दूर था। लेकिन हमें कभी पता नहीं चलेगा कि अगर चाबी वहां होती तो क्या होता। उस रात आसमान साफ था, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए चांद नहीं था और हवा भी नहीं चल रही थी, इसलिए समुद्र बिल्कुल शांत था और पानी में कोई लहरें नहीं थीं, जो कि आसपास तैरते हुए हिमखंडों के सामान्य चेतावनी संकेत होते हैं। फिर एक यह विचार भी है कि टाइटैनिक गति का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अटलांटिक महासागर में दौड़ रहा था, लेकिन इतिहासकार इससे असहमत हैं। टाइटैनिक के चालक दल को पता था कि वहाँ बर्फ है, लेकिन गति धीमी करने के बजाय वे बस आगे बढ़ते रहे और लगभग 22 समुद्री मील की रफ्तार से चलते रहे। यह अधिकतम गति से कुछ मील ही कम थी, पर टाइटैनिक पूरी क्षमता पर नहीं चल रहा था। उसके कई भट्टियों में तो पूरी तरह से कोयला भी नहीं डाला गया था। उस समय जहाज चलाते रहना और निगरानी पर भरोसा करना सामान्य था कि वे टक्कर से पहले बर्फ देख लेंगे। ये विशाल अटलांटिक लाइनर आराम के लिए नहीं, बल्कि समय पर पहुंचने के लिए बने थे। टाइटैनिक जैसी समुद्र की एक्सप्रेस ट्रेनों में कोई भी देरी एक पीआर आपदा साबित हो सकती थी। हाँ, वे जोखिमों से वाकिफ थे, पर इसे बड़ी बात नहीं मानते थे। आखिरकार पहले भी कई जहाज सुरक्षित निकल आए थे। उन दिनों बर्फ को वे बड़ा खतरा नहीं मानते थे और टक्कर से भी नहीं डरते थे। क्या आपने सुना है, व्हाइट स्टार लाइन ने इसका प्रचार कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में किया था। 1910 में कंपनी टाइटैनिक और ओलंपिक नाम के अपने 2 नए विशाल जहाजों का खूब प्रचार कर रही थी। विज्ञापनों में गर्व से दावा किया गया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेंगे। कंपनी का मतलब था कि कागजों पर उनकी डिजाइन जहाज को पानी पर टिकाए रखने में सक्षम थी। बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने जहाज के कभी न डूबने का वादा नहीं किया था। 1911 तक टाइटैनिक के उतरने से पहले ही पत्रिकाओं में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। लेखक इसे कभी न डूबने वाला बता रहे थे और इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को सबूत मान रहे थे। और बस इसी तरह जहाज के डॉक से निकलने से पहले ही एक किंवदंती का जन्म हो गया। जहाज के डूबने के बाद व्हाइट स्टार लाइन के एक अधिकारी ने आधिकारिक जांच में माना कि खबर सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें पूरा यकीन था कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता, पर कभी न डूबने का दावा मुख्य आकर्षण नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन सुरक्षा नहीं, बल्कि विलासिता बेच रही थी। टाइटैनिक को समुद्री यात्रा का ताज माना जाना था, जो विशाल, सुंदर और आराम से भरपूर था। एक और कहानी यह है कि हिमखंड से टकराने से पहले ही टाइटैनिक के बंकर में कोयले की आग लगी थी। इसने जहाज के ढांचे को कमजोर कर दिया था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इसी आग ने डूबने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। यह आंशिक रूप से सच है। यात्रा से पहले टाइटैनिक के बंकर में आग लगी थी, जो उस दौर के स्टीम शिप्स में आम बात थी। वे दिनों तक सुलग सकते थे, लेकिन यह ऐसी आग नहीं थी जो बेकाबू हो। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और विश्लेषण बताते हैं कि ऐसी आग से घातक नुकसान मुमकिन नहीं था। अगर आग इतनी गंभीर होती तो जहाज टक्कर से पहले ही टूट जाता। टाइटैनिक 2 घंटे से ज्यादा टिका रहा, जिससे साफ है कि असली वजह हिमखंड ही था। आग की कहानी में एक और मोड़ यह है कि इसने शायद चालक दल का ध्यान भटकाया, जिससे वे हिमखंड की स्थिति को संभाल नहीं पाए। यह सुनने में तर्कसंगत लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आग ही असली अपराधी थी। असली अपराधियों की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक हिमखंड था, लेकिन तबाही किसी बड़ी फिल्म जैसी दरार नहीं, बल्कि बहुत सूक्ष्म थी। इसने जहाज के रिवेट्स और धातु के जोड़ों में कई छोटी दरारें पैदा कर दी। हर दरार मामूली थी,
पर जहाज की गति के कारण पानी दबाव के साथ उन दरारों से लगातार अंदर आता रहा। यह धीरे धीरे कई डिब्बों में रिस गया और 6 जलरोधी खंडों को भर दिया। टाइटैनिक डगमगाता रहा, पानी भरता रहा और एक के बाद एक डिब्बे विफल होते गए। वह कुछ ही मिनटों में डूबने के बजाय 2 घंटे में डूबा। अगर हिमखंड ने ढांचा बुरी तरह फाड़ दिया होता तो जहाज तुरंत डूब जाता और लोगों को बचने का समय नहीं मिलता। दुख की बात है कि उनमें से सभी को वह मौका नहीं मिला। टाइटैनिक फिल्म का वह दिल दहला देने वाला दृश्य याद है जहां तीसरे दर्जे के यात्री डेक पर भागने की कोशिश करते हैं पर उन्हें नीचे ही बंद कर दिया जाता है। यह आंशिक रूप से ही सच है। बाधाएं मुख्य रूप से अमेरिकी आव्रजन कानूनों के कारण थीं, क्योंकि अमेरिका जाने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को स्वास्थ्य जांच और आव्रजन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वे अलग अलग डेक पर थे। उनके लिए लाइफ बोट्स तो थीं, पर तीसरे दर्जे में नहीं। इसलिए उन्हें ऊपर आने के लिए गलियारों और सीढ़ियों की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता था। तीसरे दर्जे के कई यात्री कोशिश नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अपना सामान नहीं छोड़ना चाहते थे। तीसरे दर्जे के बस 1/4 यात्री ही बच पाए, पर उन्हें जबरदस्ती नीचे नहीं रखा गया था। अब टाइटैनिक के उन तथ्यों पर आते हैं जिन्हें पहले नकारा जाता था, पर अब वे सच हैं। जैसे टाइटैनिक की डॉक्यूमेंट्री के ज्यादातर डेक प्लान में पानी के नीचे का छिपा इनर बॉटम डेक नहीं दिखाया जाता। बाहरी इंजीनियरों ने इसे ठीक से नहीं समझा या चर्चा नहीं की। यह छिपा डेक जहाज की पूरी लंबाई में फैला था, जिसमें 24 वाटर टाइट टैंक थे। इनमें से ज्यादातर बैलास्ट के लिए थे और कुछ ताजे पानी के लिए। बाईं और दाईं ओर मौजूद विंग टैंक संतुलन बनाए रखते थे। इनर बॉटम जहाज के ऑर्गेनाइजर जैसा था, जिसने टाइटैनिक को हिस्सों में बांटकर संतुलन और नियंत्रण को आसान बना दिया। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि 4 कंपार्टमेंट भरने पर भी यह तैरता रहे, पर आइसबर्ग से टक्कर में 6 कंपार्टमेंट खुल गए और आगे क्या हुआ आप जानते हैं। अंत में टाइटैनिक का मेरा पसंदीदा मिथक है कि जहाज बीच से 2 हिस्सों में बंट गया था। इसका श्रेय जेम्स कैमरून को जाता है। हम सबने इसे देख आंसू बहाए, पर हकीकत ज्यादा भयावह थी। बरसों बाद भी बचे लोग एकमत नहीं थे। कुछ ने कहा जहाज पूरा डूबा, तो कुछ ने कसम खाई कि वह टूट गया था। 1985 में वैज्ञानिकों द्वारा मलबा मिलने तक किसी ने दूसरे समूह की बात नहीं मानी। तब पुष्टि हुई कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटा था, पर साफ सुथरे तरीके से नहीं। जैसे ही पिछला हिस्सा हवा में उठा, धातु मुड़कर फट गई और 2 विपरीत बलों ने उसे अलग कर दिया। सबसे दुखद यह कि जब वह हिस्सा टूटा और अंधेरे में समाया, तब भी लोग उससे चिपके हुए थे। तो 2017 में दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रूज जहाजों की यात्रा की। अब अगर आप गिनती कर रहे हैं तो यह ग्रीस की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। छुट्टियों पर जाने के मामले में यह अमेरिका की पसंदीदा पसंद बन गया है। ये समझना आसान है कि क्रूज जहाज पर सवार होना हर साल और ज्यादा लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है। क्रूज पर जाना नई पीढ़ियों के बीच भी फिर से चलन में आ रहा है। जेन वाई और मिलेनियल्स में से 2/3 लोगों का कहना है कि क्रूजिंग छुट्टियों का उनका नया पसंदीदा तरीका है। ऐसा कैसे? खैर, चलिए देखते हैं। पहले से योजना बनाना आसान है। जहाज पर आपको परिवार के सभी सदस्यों के लिए गतिविधियां मिल जाती हैं और एक ही यात्रा में कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता है। क्रूज बुक करने का एक अतिरिक्त फायदा ये है कि आप भविष्य की छुट्टियों के लिए नई जगहों को परख सकते हैं। जहाज पर मनोरंजन बेहतरीन होता है, जो यात्रियों को विलासिता का अनुभव देता है। वहां की सुविधाएं और रहने की व्यवस्था भी भरोसेमंद होती है। यह पर्यटकों को उस एहसास का अनुभव कराता है जिससे लोग ऑफिस की भागदौड़ से दूर सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल दुनिया की प्रमुख क्रूज लाइनों में से एक है, जिसका 2018 तक क्रूज बाजार में 19% से अधिक हिस्सा था। इसका बेड़ा कई श्रेणियों के जहाजों में विभाजित है, जिसमें वॉयेजर क्लास, रेडियंस और क्वांटम शामिल हैं। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के प्रभावशाली बेड़े में सबसे नया जुड़ाव 2018 में बनाया गया था।
वंडर ऑफ द सीज अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। चूंकि इस शानदार लाइनर ने मार्च 2022 में ही अपनी पहली यात्रा पूरी की है, तो आइए उन अविश्वसनीय सुविधाओं पर एक नजर डालें जो यह अपने यात्रियों को प्रदान करता है। शुरुआत के लिए यह जहाज इतना बड़ा है कि इसे अलग अलग मोहल्लों में बांटना पड़ा। खैर, यह तो समझ में आता है क्योंकि वंडर ऑफ द सीज में लगभग 7,000 यात्रियों के रहने की क्षमता है। न्यूयॉर्क पसंद है? खैर, कोई चिंता की बात नहीं है। वंडर ऑफ द सीज का अपना सेंट्रल पार्क है, जिसमें देखने के लिए लगभग 10,000 पौधे हैं। जहाज का सेंट्रल पार्क सभी ओएसिस क्लास जहाजों की एक विशेषता है, जो उन मोहल्लों में से एक है। आइए कुछ अन्य क्षेत्रों पर नजर डालें, क्या कहते हैं? जैसे यह बोर्ड वॉक, एक ऐसी जगह जिसमें एक आर्केड, एक कैंडी स्टोर और एक स्पोर्ट्स बार शामिल है। यह लंबी सैर के लिए सबसे उपयुक्त है। वंडर ऑफ द सीज पर एक पूल एंड स्पोर्ट्स जोन है। इन क्षेत्रों में जहाज के कई पूल और हॉट टब शामिल हैं। स्पोर्ट्स कोर्ट पर करने के लिए कई गतिविधियां हैं। फिर रॉयल प्रोमेनेड है, या अगर आप चाहें तो सिर्फ प्रोमेनेड। यह वंडर ऑफ द सीज का मुख्य मार्ग है, जहां बार, लाउंज और कॉफी या शानदार लाटे पीने की जगहें हैं। एंटरटेनमेंट नेबरहुड जहाज पर अवकाश गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ मेहमानों को एक कॉमेडी क्लब, एक आइस स्केटिंग रिंक और यहाँ तक कि एक थिएटर भी मिल सकता है। स्पा और फिटनेस क्षेत्र एक शांत जगह है जहाँ कई तरह के उपचार उपलब्ध हैं। वैसे फिटनेस सेंटर निःशुल्क है, इसलिए मेहमानों के पास लेग डे छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। वंडर ऑफ द सीज में एक अतिरिक्त 8वां जोन जोड़ा गया था। इसे सूट नेबरहुड कहा जाता है। ये सूट में रहने वाले मेहमानों के लिए बनाया गया एक विशेष क्षेत्र है। ओह, अब मैं समझ गया। ये जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। यहाँ मेहमानों के लिए रॉयल जिनी नामक विशेष स्टाफ सदस्य होते हैं। हाँ, अगर आप अपने स्वीट में चिराग रगड़ेंगे तो वे प्रकट हो जाएंगे। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। ये जिनी बटलर की तरह होते हैं। वे केवल कुछ ही केबिनों की सेवा कर सकते हैं। बेशक क्रूज लाइन चाहती है कि अन्य मेहमान इन क्रू सदस्यों से तरह तरह के सवाल पूछकर उनका समय बर्बाद न करें। यही कारण है कि जिनी सार्वजनिक क्षेत्रों में नेम टैग नहीं पहनते हैं। जहां तक इसके यात्रा कार्यक्रम की बात है, वंडर ऑफ द सीज को शुरू में चीन में होम पोर्ट किया जाना था, पर रॉयल कैरेबियन ने इसे अमेरिका ले जाने का फैसला किया। मार्च 2022 में जहाज ने 7 रात की पूर्वी और पश्चिमी कैरेबियन यात्राओं के साथ अपनी शुरुआत की। मई 2022 में वंडर ऑफ द सीज यूरोप की यात्रा के लिए निर्धारित है, जिसमें इसके मेहमानों के लिए बार्सिलोना और रोम से पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्रूज की योजना बनाई गई है। यात्री स्पेन के पाल्मा डी मलोर्का और इटली के कापरी की यात्रा भी कर सकेंगे। गर्मियां खत्म होते ही वंडर ऑफ द सीज नवंबर 2022 से साल भर की यात्राओं के लिए फ्लोरिडा लौटने को तैयार है। इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है कि केवल एलर्जी और हे फीवर से पीड़ित लोगों के लिए एक विशेष क्रूज का नाम वंडर ऑफ द स्नीज रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इतने विशाल जहाज की कल्पना करना कठिन है जो बोर्ड पर इतनी सारी सुविधाओं को समायोजित कर सके। उदाहरण के लिए टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट थी, और वंडर ऑफ द सीज न केवल 1188 फीट लंबा है, बल्कि यह 36% अधिक ऊंचा और 34% अधिक चौड़ा भी है। लाइफ बोट्स की बात करें, जिसके बारे में मैं बताने ही वाला हूं, टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो दुखद रूप से जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद सभी यात्रियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन वंडर ऑफ द सीज में लाइफ बोट्स की संख्या और भी कम है। सटीक रूप से कहें तो 18। अजीब और खतरनाक लगता है? खैर, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक लाइफ बोट में 370 लोगों तक के बैठने की क्षमता है। इसका मतलब है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य, जो पूरी तरह से बुक होने पर अनुमानित 8000 लोग हैं, आपात स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। यदि हम किसी तरह दोनों जहाजों के बीच दौड़ लगा सकें, तो टाइटैनिक वास्तव में दोनों में से तेज जहाज था, जो वंडर ऑफ द सीज से 1 नॉट प्रति घंटा की गति से आगे था। आजकल क्रूज जहाज के यात्री नाव की गति के बजाय अनुभव में अधिक रुचि रखते हैं। यही कारण है कि आजकल जहाज कितनी तेजी से यात्रा कर सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। लागत के मामले में टाइटैनिक के निर्माण के समय इसकी लागत लगभग 7.5 मिलियन थी। यह आज के लगभग 200 मिलियन के बराबर है। वंडर ऑफ द सीज के बारे में क्या?
खैर, इसे बनाने में 1.35 बिलियन की भारी लागत आई, जो इसे टाइटैनिक से 6 गुना अधिक महंगा बनाती है। क्यों ना हम टिकट की कीमतों की तुलना करें। खैर, इस मामले में टाइटैनिक पर सबसे सस्ता टिकट 7 पाउंड का था। यह आज के करीब $1000 है। वंडर ऑफ द सीज का सबसे सस्ता टिकट $423 है, लेकिन कीमतें स्थान, मौसम, यात्रा कार्यक्रम और रॉयल जिनी को दी जाने वाली टिप पर निर्भर करती हैं। और मुझे पता है कि आप पूछने वाले थे, हिमखंडों, आइसबर्ग का क्या? खैर, टाइटैनिक ठंडे उत्तरी अटलांटिक में चल रहा था, जहां आपको उनके लिए सतर्क रहना पड़ता था। वंडर ऑफ द सीज सुखद कैरिबियन में यात्रा करेगी, जहां आप सबसे बुरी स्थिति में ब्लैक जैक में 17 पर हिट कर सकते हैं। उफ, बस्ट हो गए। खैर, रॉयल कैरिबियन बेड़े के अपने अन्य सिस्टर जहाजों के साथ तुलना करने पर वंडर ऑफ द सीज उतनी ही प्रभावशाली है। कंपनी के शुरुआती जहाज लगभग 2500 लोगों को ले जा सकते थे। इसमें यात्री और कर्मचारी शामिल थे। ऐसे जहाज थे स्प्लेंडर ऑफ द सीज, लीजेंड ऑफ द सीज और उन सभी में सबसे छोटा थम्बेलिना ऑफ द सीज। नहीं रुको, वह एम्प्रेस ऑफ द सीज होना चाहिए। उफ, मेरी गलती। कंपनी के बेड़े के सबसे बड़े जहाज अब कुल मिलाकर लगभग 9000 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। यह शुरुआती लाइनरों के आकार और क्षमता से लगभग 3 गुना है। वंडर ऑफ द सीज उनमें से एक है, साथ ही हार्मनी ऑफ द सीज और सिम्फनी ऑफ द सीज भी। क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ, अगर आप कभी किसी ऐसे जहाज का सामना करें जिसके नाम में ऑफ द सीज हो, तो यह मान लेना सुरक्षित है कि वह रॉयल कैरिबियन का है। लेकिन अगर यह टूना का डिब्बा है, तो यह वास्तव में चिकन ऑफ द सी हो सकता है। अरे, मुझे टूना पसंद है। अब क्रूज जहाजों के आकार का चुनाव करना बिल्कुल स्थानीय संग्रहालय और पेरिस के लॉवर के बीच चुनाव करने जैसा है। यह सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ परिवार छोटे परिवेश को पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी बड़ी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें जरूरत की हर चीज मिल सके। ऐतिहासिक रूप से यह देखना भी उतना ही रोमांचक है कि समुद्री परिवहन के क्षेत्र में हम कितनी प्रगति कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, एसएस रॉयल विलियम 1833 में लगभग पूरी तरह से भाप से चलने वाली पहली नाव थी जिसने ट्रांस अटलांटिक यात्रा की थी, और यह केवल 160 फीट लंबी थी और इसमें लगभग 155 यात्रियों के रहने की जगह थी। और अगर समुद्र शांत होता तो उन्हें कम झटकों का सामना करना पड़ता। इसी तरह दुनिया का पहला आधुनिक मेगा जहाज MS सोवरेन ऑफ द सीज था। 1949 में आया यही 808 फीट लंबा जहाज 3000 से कम यात्रियों को ले जा सकता था। नए क्रूज जहाजों में सिर्फ आकार और क्षमता ही नहीं बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों ने क्रूज ऑपरेटरों को यात्रियों की बोर्डिंग को तेज और सुचारू बनाने में काफी मदद की है। अगर अतीत में सभी यात्रियों को जहाज पर चढ़ने में 60 से 90 मिनट लगते थे, तो आजकल क्रूज जहाज ऑपरेटर 15 मिनट से भी कम समय में लोगों को आराम से व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आप टिकट बुक करने के लिए उत्सुक होंगे, तो चलिए वंडर ऑफ द सीज पर की जाने वाली कुछ दिलचस्प गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज का अनुभव करने वाले हैं। रॉयल कैरिबियन के सभी जहाजों में ढेर सारी कलाकृतियां हैं, लेकिन वंडर ऑफ द सीज तो उम्मीद से कहीं बढ़कर है। यहाँ जहाज के प्रमुख स्थानों पर अंतरिक्ष यात्रियों की मूर्तियां तक लगी हुई हैं। आपको पहला अंतरिक्ष यात्री प्रोमेनेड पर कांच के आर पार देखते हुए मिलेगा, जबकि दूसरा बोर्ड वॉक पर रॉक क्लाइंबिंग में व्यस्त है। तीसरा अंतरिक्ष यात्री फिल्म का शौकीन है, जो मूवी स्क्रीन के पास बैठने की जगह के नजदीक है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को देखना मेहमानों के लिए काफी रोमांचक अनुभव है। जिन क्षेत्रों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां वंडर ऑफ द सीज में वर्चुअल बालकनी है। खराब मौसम में भी मेहमान बाहर का अनुभव ले सकते हैं, बिना हवा या बारिश की चिंता किए। जहाज पर किशोरों के लिए एक अलग जगह आरक्षित है। यहाँ एक विशेष क्लब है जिसमें प्राइवेट हॉट टब, सेल्फी एरिया, गेम्स और आरामदायक बैठने की जगह है। अंदर एक वेंडिंग मशीन, किताबों का दिलचस्प संग्रह और फुटबॉल टेबल भी मौजूद है। खैर, मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लो। टाइटैनिक, द टाइटैनिक, द टाइटैनिक, द टाइटैनिक, टाइटैनिक, द टाइटैनिक, The Titanic? टाइटैनिक, टाइटैनिक।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आप फिल्मों, किताबों और अखबारों में पढ़ी या लोगों से सुनी हर बात भूल सकते हैं। हमारे पास इस मशहूर डूबे जहाज का सबसे विस्तृत और सटीक अध्ययन है। बड़े पैमाने पर किए गए टाइटैनिक के 3D स्कैन से हमें उस हादसे की हर बात को बारीकी से देखने का मौका मिलता है। और यकीन मानिए, वहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हो रही थीं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप टाइटैनिक की नई खोजों के लिए तैयार हैं? शुरू करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यह न सुना हो कि क्या हुआ था, चाहे आप जो भी माने। लेकिन फिर भी यहाँ इसकी एक छोटी सी पिछली कहानी है। 10 अप्रैल 1912 को विशाल क्रूज जहाज टाइटैनिक साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। 4 दिन बाद जहाज एक हिमशैल से टकरा गया और उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में डूब गया। यह समुद्री यात्राओं के इतिहास की सबसे दुखद और बड़ी आपदाओं में से एक थी। तब से उस विशाल जहाज का मलबा बर्फीले पानी के नीचे पड़ा हुआ है। दशकों तक लोग जहाज को बाहर निकालना चाहते थे, पर उन्होंने कभी पूरी तरह से कोशिश नहीं की। कहानियों, वृत्त चित्रों और किताबों ने हमें पूरी तस्वीर दी है, लेकिन उन दुखद घटनाओं का एकमात्र गवाह खुद जहाज ही है। और कुछ लोगों ने उसी से उस रात के बारे में पूछने का फैसला किया। विशेषज्ञों, समुद्र विज्ञानियों और छायाकारों के समूह ने इसका एक वर्चुअल संस्करण तैयार कर टाइटैनिक द डिजिटल रिसरेक्शन डॉक्यूमेंट्री में दिखाया। यह टाइटैनिक के डूबने का अब तक का सबसे सटीक डिजिटल पुनर्निर्माण है। इसे बनाने के लिए मैगेलन कंपनी के विशेषज्ञों ने समुद्री रोबोटों को उस तल पर भेजा जहां जहाज 12,500 फीट की गहराई पर पड़ा है। ऐसी जगह पर सभी चीजें पानी के भारी दबाव का अनुभव करती हैं। यह कितना ज्यादा है, इसे समझने के लिए अपनी उंगली पर एक भारी बारबेल के वजन की कल्पना करें। मानक स्कूबा गियर वाले अनुभवी गोताखोर केवल 130 फीट की गहराई तक ही तैर सकते हैं। इसलिए इतनी गहराई तक उतरना और शोध करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन है। ये खतरनाक है। इसीलिए विशेषज्ञों की टीम ने वहां रोबोट भेजे। गहरे समुद्र के सर्वेक्षण के लिए कैमरों से लैस उन्होंने 4K रिजोल्यूशन में 7 लाख से अधिक तस्वीरें और वीडियो लिए। वे 3 हफ्तों तक डेटा इकट्ठा कर रहे थे, जहाज के हर हिस्से की जांच कर रहे थे। आखिरकार उनके पास लगभग 16 टेराबाइट डेटा था। अब 1 टेराबाइट 1000 गीगाबाइट होता है। क्या ये बहुत ज्यादा है? पीसी पर सबसे बड़ा गेम माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर लगभग आधा टेराबाइट का है और इसमें एक वास्तविक फ्लाइट सिम्युलेटर बनाने के लिए पूरे ग्रह के नक्शे हैं। फिर भी यह विशाल प्रोग्राम उस टाइटैनिक स्कैन की तुलना में 32 गुना कम वजनी है। कल्पना कीजिए कि जहाज का मॉडल और उस आपदा का सिमुलेशन कितना विस्तृत रहा होगा। इसके अलावा टीम ने इस सारी जानकारी को जहाज के नक्शों के साथ जोड़ा। उन्होंने उस रात टाइटैनिक की गति, उसकी दिशा, उसकी स्थिति और आइसबर्ग से टकराने के कोण की गणना की। सटीक क्रैश सिमुलेशन बनाने के लिए यह सब सुपर कंप्यूटर पर अपलोड किया गया था। उसके बाद विशेषज्ञों ने चश्मदीदों की रिपोर्टों का अध्ययन किया, इतिहासकारों और समुद्री विशेषज्ञों से सलाह ली और फिर उस दुखद रात का विस्तृत विवरण पेश किया। कुछ बातें वैसी नहीं निकलीं जैसा आप उनके बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए आइसबर्ग ने जहाज के किनारे पर कोई बड़ा छेद नहीं किया था। टाइटैनिक के मलबे के स्कैन से पता चलता है कि बर्फ के एक टुकड़े ने तिरछी टक्कर मारी थी और पतवार में कई छेद कर दिए थे। उनमें से प्रत्येक A4 आकार के कागज के बराबर था। इतनी मामूली क्षति एक विशाल जहाज को कैसे नष्ट कर सकती है? समस्या यह थी कि वे A4 आकार के छेद पूरे ढांचे की लंबाई में फैले हुए थे। टाइटैनिक के निर्माताओं ने दावा किया था कि यह दुनिया का सबसे न डूबने वाला जहाज है। हालांकि इसकी खूबी यह थी कि इसके 4 वाटरटाइट डिब्बों में पानी भरने पर भी यह तैरता रह सकता था। लेकिन आइसबर्ग से टकराने के कारण उनमें से 6 डिब्बों में पानी भर गया। आइसबर्ग का जहाज से संपर्क केवल 6.3 सेकंड के लिए हुआ था, फिर भी वह इसे डुबोने में सफल रहा। टाइटैनिक के मलबे के स्कैन में टूटी हुई खिड़की वाला एक पोर्टल भी दिखाई दिया। आइसबर्ग शायद वहीं से टकराया था। यह खोज चश्मदीदों की उन बातों की पुष्टि करती है कि बर्फ के टुकड़े केबिनों में घुस गए थे। जरा सोचिए कि वह कितना डरावना रहा होगा। आप चैन से सो रहे हैं, तभी एक जोरदार धमाका होता है और आइसबर्ग का टुकड़ा आपके केबिन में गिर जाता है। फिर अफरा तफरी मच जाती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जहाज 2 हिस्सों में कैसे टूटा था। फिल्म में हमने देखा कि कैसे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और फिर टूट गया। जहाज वाकई टूटा था, लेकिन उतनी आसानी से नहीं जितना हमने पर्दे पर देखा।
हाँ, आपदा का पैमाना भयानक था, लेकिन हकीकत उससे भी बदतर थी। जहाज सिर्फ टूटा नहीं था, वह 2 टुकड़ों में फट गया था। जहाज के लकड़ी और धातु के हिस्से, पाइप, पतवार के टुकड़े, दीवारें, सब कुछ फट गया और मुड़ गया था। फर्स्ट क्लास के केबिन 2 हिस्सों में फट गए थे। उस ठंडी रात में धातु के चरमराने की आवाज की कल्पना कीजिए। शोधकर्ताओं ने फिल्म के मुकाबले टाइटैनिक के अन्य तथ्यों की तुलना की। उनमें से एक फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक की कहानी थी। फिल्म में उनके किरदार ने उन यात्रियों पर हमला किया जो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में सब कुछ अलग हुआ था। टाइटैनिक से बचे चार्ल्स लाइटोलर ने कहा कि विलियम मर्डॉक तब डूब गए थे जब वे पानी में लाइफ बोट उतारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, फिर भी उन्हें दुखद अंत का सामना करना पड़ा। कोई सटीक विवरण नहीं है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्कैन ने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन टाइटैनिक पर हुई सबसे प्रभावशाली और वीरतापूर्ण कहानियों में से एक बॉयलर रूम में घटी थी। रोबोट्स की मदद से विशेषज्ञों ने पाया कि जहाज का एक स्टीम वाल्व खुला रह गया था। ये खोज उन चश्मदीद गवाहों की कहानियों की पुष्टि करती है कि इंजीनियर आइसबर्ग से टकराने के बाद 2 घंटे से अधिक समय तक बॉयलर रूम में रहे थे। बहादुर लोगों के इस समूह ने अंत तक बिजली की आपूर्ति बनाए रखी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? टाइटैनिक की रोशनी ने लोगों को नावों को पानी में उतारने में मदद की। बिजली ने जहाज को दूर से भी दिखाई देने योग्य बनाया। यात्रियों के अनुसार डूबने के बाद भी लाइटें जल रही थीं। इंजीनियरों की इस बहादुरी ने सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने में मदद की। कौन जानता है, शायद जहाज पर आगे के शोध हमें यात्रियों और चालक दल के अन्य वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में और बताएंगे। ऐसे कार्य जिन पर फिल्म बनाना सार्थक होगा। जहाज का अध्ययन करने के अलावा शोधकर्ताओं ने मलबे के आसपास के समुद्र तल को भी स्कैन किया, जहां न केवल टाइटैनिक के हिस्से बल्कि यात्रियों का निजी सामान भी बिखरा हुआ था, जिसमें सोने के सिक्के, जेब घड़ी, कंघी, जूते और बहुत कुछ शामिल था। वैसे इनमें से कई वस्तुओं को तल से निकालकर विभिन्न नीलामियों में बेचा गया है। आप विशेष संग्रहालयों में जहाज की कलाकृतियां भी देख सकते हैं। उनमें से एक उत्तरी आयरलैंड में स्थित टाइटैनिक बेलफास्ट है। ये जनता के लिए खुला है। जहाज की एक डिजिटल प्रतिकृति न केवल हमें यह दिखाती है कि टाइटैनिक कैसे डूबा, बल्कि सचमुच जहाज को बचाती भी है। मलबे की हालत हर दिन खराब होती जा रही है। भारी दबाव, ठंडा तापमान, पानी और समुद्री जीवन, यह सब धीरे धीरे जहाज को नष्ट कर रहा है। कुछ कंपनियां जो पर्यटकों के लिए गोताखोरी यात्राएं आयोजित करती हैं, वे भी जहाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। बहुत से लोग एक सबमर्सिबल के अंदर बैठकर इस पौराणिक मलबे तक जाना चाहते थे और इन यात्राओं से जहाज के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले 40 वर्षों में यह बदकिस्मत लाइनर पूरी तरह मिट सकता है। सौभाग्य से टाइटैनिक के 3D स्कैन ने इतना विस्तार दिया है कि आप इसके अंदर चलने की कल्पना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यह त्रासदी कभी भुलाई नहीं जाएगी। बेशक फिल्म निर्माताओं के पूरे काम को दिखाने के लिए ऐसे 10 वीडियो भी कम होंगे। सौभाग्य से डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द डिजिटल रिसरेक्शन देखने के लिए उपलब्ध है। आप फिल्म देख सकते हैं और जहाज के 3D मॉडल का अध्ययन भी कर सकते हैं। कौन जानता है, शायद आप नई खोजें कर सकें।